जो पिछले दिनों में इंडिया पाक वॉर में जो भी हुआ है उससे हम क्या समझे? मैं कहूँगा वो एक प्यूनिटिव एक्शन था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया, उसका बदला लेना था। जी। ये बड़ा एक क्लियर एम था। जब हमने एक्शन लिया, आपने देखा कि हमने 9 ठिकानों को टारगेट किया। जी। और सीज फायर के 2 घंटे बाद वायलेशन हुआ, उसका क्या मतलब समझे? ये सीज फायर का शब्द गलत है। हाँ। ओके। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के डीजीएमओ के बीच में समझौता हुआ कि अब हम और फायरिंग नहीं करेंगे। पुंछ में जो तबाही करी, 15 से 16 लोग मरे, तो क्या उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए था? नहीं, मैं इसको कई बार इंटरनेशनल रिलेशन में स्कर्मिशेस भी बोलते हैं या छुटपुट स्टैंड ऑफ हो जाते हैं। तो क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है वॉर के लिए? हाँ, वॉर के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अगर कोई ऐसा मसला बन जाता है या ऐसे हालात बन जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर में इंडिया पाक की लड़ाई होगी कि जब तक लड़ाई हम पे थोपी नहीं जाएगी, लड़ाई नहीं करेंगे, या हम इंडिया विल नेवर लॉन्च एन ऑपरेशन। न्यूक्लियर वेपन कोई यूज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है? उसका इम्पैक्ट है कि मतलब हजारों लाखों लोग मर जाएंगे और उसका असर आज ही नहीं रहेगा, उसका असर तो 1 साल 2 साल 3 साल तक रहेगा। कारगिल में और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, या अगर वॉर भी होती है, तो इन दोनों सिचुएशंस में कितना फर्क है? उस टाइम जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किए, शुरू में आपने देखा होगा वो बिल्डअप हुए, और जब बिल्डअप हुए तो फिर फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस हुए और उसका असर भी हुआ। ओके। अच्छा सर, मैं बात करूं हमारी इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में, अगर आप डिफरेंशिएट करें तो क्या हमारी आर्मी में अलग है? पाकिस्तान डजंट ओन दैट आर्मी ओन्स पाकिस्तान। जी, कि मतलब पाकिस्तान आर्मी समझती है कि वो देश उसका है, वो जो चाहे वो कर सकती है वहाँ पे। वॉर जोन की, कि जब वॉर होती है तो सोल्जर्स का क्या माइंडसेट होता है उस समय? एक बड़ा आर्मी में एक शब्द हम यूज करते हैं, नाम, नमक और निशान। सर, जाते जाते मुझे जानना है कि ये जो सिचुएशन अभी जो भी बनी, जो भी हुई, क्या अब वो एस्केलेट होगी? क्या अभी वॉर होगी फ्यूचर में? हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज मेरे साथ हैं मेजर जनरल नलिन भाटिया जी, जिन्होंने 36 साल आर्मी में सर्व किया एज अ मेजर जनरल, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। उन्हें 3 अवार्ड मिले हैं उनके ऑपरेशनल सर्विसेज के लिए। एक अवार्ड सेना मेडल मिला है और दूसरा COAS कमेंडेशन अवार्ड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जो पिछले दिनों में इंडिया पाक वॉर में जो भी हुआ है उससे हम क्या समझे? देखिए, पिछले 7 दिन या 6 दिन के जो इवेंट्स हुए हैं, जो 6 और 7 मई की रात से स्टार्ट हुआ, उसने आप कहें कि पूरे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का माहौल और जो आप हालात उसके बाद उभरे, उसने सबको आश्चर्यजनक करके रख दिया। जी। जो 7 तारीख को, जिसे हम एक आर्मी में वर्ड यूज़ करते हैं, मैं कहूँगा वो एक प्यूनिटिव एक्शन था। प्यूनिटिव एक्शन क्यों था? क्योंकि हमने जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया, उसका बदला लेना था। जी। ये बड़ा एक क्लियर एम था। कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, उसका एक एम होता है, क्योंकि बिना मकसद के तो आप लड़ाई शुरू नहीं कर सकते, या बिना मकसद के आप कोई एक्शन नहीं कर सकते। जी। तो जो ये एक्शन हुआ 6 और 7 तारीख की रात को, उसका मतलब ही था कि हमने जो 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, उसका बदला लेना था और एक संदेश भेजना था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उनके आकाओं को। और उन आकाओं में मैं समझता हूं कि जो ISI है या पाकिस्तान आर्मी है, जो उनके मेन बैकर हैं, उनको मैसेज देना था। और ये मैसेज उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को भी देना था कि आप भी सुधर जाइए। अब जब हमने एक्शन लिया, आपने देखा कि हमने 9 ठिकानों को टारगेट किया। जी। और उन 9 टारगेट्स में 2 बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाले टारगेट्स थे। पहला,
भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स और दूसरा मुरीद के में लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर्स, या जिसको वो मरकज़ कहते हैं। अब जिन्होंने अटैक किया था वो एक लश्कर की ऑफशूट थे जी। और इन दोनों ग्रुप्स का जो इंडिया में टेररिज्म फैलाने का रोल है वो बहुत ही अहम रहा है। और उसके अलावा 7 और टारगेट जहाँ से कि टेररिस्ट लॉन्च होते थे या होते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में। अब जो इन अटैक्स का जो अंजाम हुआ या जो उसका असर हुआ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था और जो मैसेज जाना चाहिए था वो पूरी तरह से चला गया जी। अब उसके बाद इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया, आपका ध्यान होगा उसकी तरफ, जहाँ पे इंडिया ने कहा कि हमारी लड़ाई वहाँ के लोगों के साथ या वहाँ की आर्मी के साथ या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। हम एक संदेश देना चाहते थे कि आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो, हमारे निहत्थे लोगों को इस तरह से अटैक ना किया जाए। पर इसका असर कुछ उल्टा हुआ और उसी अगले ही दिन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ड्रोन और यूएवी लॉन्च हुए हमारे सैनिक ठिकानों पे। जब हुए तो उनको बड़े इफ़ेक्टिवली हमने न्यूट्रलाइज कर दिया और उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं माना और फिर उसका भी जवाब देना था, क्योंकि कोई अगर एक्शन होती है, अगर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि हमारी जितनी भी एक्शंस थी वो रिएक्टिव थी, हमने अपनी तरफ से कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। तो हमने उसका जवाब दिया जी। और वहाँ पे जो उनके ठिकाने थे, जहाँ पे उनके जो मॉनिटरिंग स्टेशंस वगैरह थे लाहौर वगैरह में, उनके ऊपर हमला किया और उनको बर्बाद कर दिया जी। अब पाकिस्तान उसके आगे और फिर बढ़ा और पाकिस्तान ने फिर हमारे सिविलियन इलाके, उसमें आप टारगेट किया। पूरा कश्मीर से स्टार्ट कीजिए, उड़ी, उसके बाद पुंछ राजौरी जी, उसके बाद जम्मू, उसके बाद पठानकोट और फिर नीचे आइए तो अमृतसर, फिरोजपुर और जैसे नीचे जाते रहे भुज और नलिया तक हमारे फौजी ठिकानों पे, एयरफोर्स के ठिकानों पर अटैक किया। और वो सब के सब जो उनके एरियल अटैक थे या ड्रोन अटैक थे या यूएवी थे, उनका भी हमने बेखूबी से जवाब दिया और उनको भी नष्ट कर दिया जी। अब इस बात को, जब ये बात कुछ आगे बढ़ गई तो इसका भी जवाब देना था। तो उसका जवाब देने के लिए जो इंडिया ने अगला कदम उठाया वो इतना इफेक्टिव था, उसे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। वो आपने देखा और सुना भी टीवी के जरिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट में, और उससे जो असर हुआ उससे पाकिस्तान में एकदम खौफ या डर फैल गया जी। उनको मालूम था कि बात और बढ़ती जाएगी। अब इस हालात में क्या होता है, स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब हालात बिगड़ते हैं तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एकदम डर जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जिसका पश्चिम के देशों को बहुत ही ज़्यादा डर है, और वो है वो न्यूक्लियर वॉर की बोगी जी का एक मुद्दा जी बीच में ले आता है। तो जब एस्केलेशन होती है, और इसमें मुझे लगता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान से बात की होगी और पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने अमेरिका को बोला कि भाई अब हम यहीं तक आगे नहीं हम करना चाहते, क्योंकि जो आपने देखा कि आखिरी जो एक्शन था वो इंडिया की तरफ से था, उनके 9 या 10 एयर बेसिस को अटैक करने का। स्पेशली जो नूर खान एयर बेस है चकलाला में, या रहीम यार खान है साउथ, जहाँ पे हमने उनके पूरे रनवे को ही उड़ा दिया। उसके अलावा सरगोदा था, और एक कराची के पास एयर बेस है मलीर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी। तो हमने पूरा इफेक्टिवली उसको टारगेट किया। ये सब टारगेट करने के बाद उसका अगला असर क्या होता है? उसका असर होता है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने भी देखा कि एस्केलेशन हो रहा है, तो उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके आर्मी चीफ से बात की, और हमारी तरफ से उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से बात की। और फिर जब हमने भी जवाब दिया उनको, तो
फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ जो हैं उन्होंने बताया या उन्होंने कॉल किया हमारे डीजीएमओ को और बोला कि अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। ये मोटे तौर पर पिछले 7 दिनों का निचोड़ है। उसका फिर आगे आप एक्शन देखा। जब एक्शन बंद हो गया या फायरिंग को बंद करने की जब बात की, उसके बाद छुटपुट फायरिंग चलती रही। फिर उसके बाद एक संदेशा भेजा गया वहां पे कि अब आप रुक जाइए, नहीं तो इसका फिर अंजाम बुरा होगा। तो वो रुक गए। और कल प्रधानमंत्री ने एक देश के नाम पे संदेश दिया जो मेरे विचार में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सीधा एक संदेश है, जिसकी की अलग से व्याख्या की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, सीज फायर हुआ और सीज फायर के 2 घंटे बाद वायलेशन हुआ, उसका क्या मतलब समझे? देखिए, पहली बात तो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। अच्छा। सीज फायर तब होता है जब दोनों देशों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ लड़ाई तो हुई नहीं है, यहाँ तो हमने सिर्फ एक एक्शन लिया है, ठीक है जी। और अब जब लड़ाई होती है या जंग जिसको बोलते हैं, वॉर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसके इम्प्लीकेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। उसके लिए आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ता है, आर्मी आगे चली जाती है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस बाहर आ जाती हैं, आपके ट्रुप्स आगे चले जाते हैं और पूरे के पूरे देश को उसका संदेश दिया जाता है। उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बैठती है, उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कस होता है और फिर वॉर की डिक्लेरेशन होती है। तो यहाँ पे वॉर की डिक्लेरेशन तो हुई नहीं, हमने लड़ाई तो छेड़ी नहीं है। और ये बात प्रधानमंत्री ने भी कल बताई। तो इसको ये कहना कि ये सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर का शब्द गलत है। हाँ, ओके। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के डीजीएमओ के बीच में समझौता हुआ कि अब हम और फायरिंग नहीं करेंगे। अब और फायरिंग का मतलब ये है कि उनकी तरफ से आया पहले कि भाई आप हम पे टारगेट मत कीजिए, हमने कहा हम नहीं करेंगे। पर उसके एकदम बाद आपने देखा कि 2-1 घंटे में फायरिंग फिर शुरू हो गई जम्मू और कश्मीर में जी। और चंद एक इलाकों में पंजाब में। अब ये इसलिए होता है कि कई बार आखिर तक संदेश नहीं पहुंचता, क्योंकि आप देखेंगे टाइम कम था, या जवानों का खून इतना गर्म होता है कि वो रुकने को नहीं आते हैं। पर आप देखेंगे कि 2 घंटे बाद ये सब रुक गया। जब इंडिया की तरफ से एक बड़ा कड़ा संदेश गया तो उसके बाद वो फायरिंग भी रुक गई। अच्छा सर, सीज फायर में भी एक बाउंड्री होती है कि कब एक्ट ऑफ वॉर हमको डिक्लेयर करना है। तो क्या एक्ट ऑफ वॉर की, क्योंकि उन्होंने पुंछ में जो तबाही करी, 15 से 16 लोग मरे, तो क्या उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए था? नहीं, मैं इसको कई बार इंटरनेशनल रिलेशन में स्कर्मिशेस भी बोलते हैं या छुटपुट स्टैंड ऑफ हो जाते हैं, उस तरह के हालात थे। क्योंकि जब वॉर होता है तो उसमें हर हथियार जो होता है वो इस्तेमाल शुरू होना आ जाता है। आपकी एयरफोर्स आ जाती है, आपकी नेवी आ जाती है, आर्मी के सब तरह के हथियार, आर्मी के टैंक आ जाते हैं, सारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आ जाती है, एयर डिफेंस आ जाती है। तो सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो आ जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे बड़ी लिमिटेड एक्शन थी और कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं हुआ हमारी आर्मी की तरफ से। आर्मी तो मोबिलाइज ही नहीं हुई, आर्मी तो कंटोनमेंट्स में ही बैठी हुई है अभी तक। आर्मी तो फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय नहीं हुई है। तो इसको वॉर कहना या जंग कहना गलत है। ओके। अच्छा, जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया वो सब रुकने के बाद, उसको क्या आप कैसे देखते हैं? जो प्रधानमंत्री ने कल पूरे देश के नाम पे एक संदेश दिया, उसमें जो इंडिया की जो मैं कहूँगा एक पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो टेररिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा संदेश जो है ये पाकिस्तान और उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उसके आकाओं के लिए था। ये पहला संदेश था। दूसरा, आप कहेंगे प्रधानमंत्री ने जब यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता की बात की थी तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को भी बोला था कि ये वॉर का समय नहीं है। तो कुछ लोग कहें कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारा देश वॉर कर रहा था, तो गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़े क्लियरली बताया कि जंग अलग है, अगर वॉर का समय नहीं है तो टेररिज्म का समय भी नहीं है। तो हम टेररिज्म क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, मतलब हम तो नहीं कर रहे हैं वहां पे जी। तो अगर पाकिस्तान टेररिज्म करता है या उसको एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करता है तो उसका इफेक्टिव जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने बड़ी क्लियरली बोली, वो बोली कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, तो कोई नहीं होगा और
टॉक्स एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, भाई व्यापार भी नहीं होगा तो जब तक टेररिज्म चलेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। तो ये बड़ा एक क्लियर संदेशा है और बड़ा फर्म संदेशा है। और जो एक बात और प्रधानमंत्री ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है हमारी तरफ से, क्योंकि अगर पाकिस्तान टेररिज्म करेगा या ऐसी कुछ दहशतगर्दी फैलाएगा हमारे देश में तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ओके अच्छा सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वॉर तो हुई ही नहीं, तो क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है वॉर के लिए? हाँ, वॉर के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अगर कोई ऐसा मसला बन जाता है या ऐसे हालात बन जाते हैं तो आपको रिस्पांस तो करना पड़ेगा जी। पर जो वॉर करते हैं तो वॉर के और बहुत सारे पहलू होते हैं और सारे मतलब होते हैं, उसकी तैयारी होती है और उसमें कई टाइम लग जाता है। 1971 की अगर आप बात करें तो उसमें लड़ाई करने में हमने 5 से 6 महीने, उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने प्रधानमंत्री से बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि भाई रुक जाइए, क्योंकि टाइम क्या है, तो बारिश के मौसम में बहुत गर्मी में लड़ाई करना, तो आर्मी जो अपना अनुकूल टाइम है उसके हिसाब से अपना ऑपरेशन लॉन्च करती है, अनलेस कि उसके ऊपर कोई हमला हो जाए, उस टाइम तो फिर तैयार रहती ही है हमेशा। ओके, उस सिचुएशन के लिए। हाँ। लेकिन मौसम देख के भी वॉर अनाउंस होती है हाँ, कि बिल्कुल होती है। आजकल के मौसम में आप राजस्थान में कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, इतनी गर्मी है। अगर हमारे ऊपर थोपी जाएगी तो जरूर लड़ाई करेंगे, पर बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे, या बारिश के टाइम पे अगर सब जगह दलदल हो जाए तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे वहां पर। क्या आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया पाक की लड़ाई होगी? देखिए, प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश है जो दुनिया के देशों के लिए गया था, और वो उसका पालन हम भी करते हैं कि जब तक लड़ाई हम पे थोपी नहीं जाएगी हम लड़ाई नहीं करेंगे, या हम इंडिया विल नेवर लॉन्च एन ऑपरेशन, दैट इज आवर स्टेटेड पॉलिसी, और हम उसका पूरा निर्वहन करते हैं। जी। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा धमकी देने लगता है उसकी न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो वो मतलब सच में वहां पे ऐसा कुछ है, या मतलब वैसे तो बोला जाता है कि 173 या कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब है उनके पास, बट क्या ऐसे जैसे जिस तरीके से वो धमकी देता है क्या उस तरीके से लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, इसके ऊपर भी मैं कहूँगा कि जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं ये कोई खिलौना नहीं। हाँ। जैसे कि बच्चे ने कहा कि मुझे ये दे दो, नहीं तो मैं इसको तोड़ दूंगा, इसको फोड़ दूंगा, तो इस तरह से बात करना, जिस तरह से पाकिस्तान बात करता है, ये एक बहुत बचपन ना है, मैं कहूँगा। हाँ। तो इससे न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट टू बी टॉक्ड ऑफ लाइटली, इसको मतलब ऐसे मजाक के तौर पे नहीं लिया जा सकता। ये बहुत एक सीरियस मुद्दा है जी। तो जो पाकिस्तान धमकी देता है वो सिर्फ एक धमकी है। कारगिल के टाइम में भी उसने बोला था, वी विल नॉट हेजिटेट इन यूजिंग न्यूक्लियर वेपन, तो क्या उन्होंने इस्तेमाल कर दिए थे कारगिल के टाइम पे? अभी भी बोला उन्होंने कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देंगे, तो बिल्कुल नहीं है। और कल प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल जवाब ही दे दिया उसका कि भाई ये न्यूक्लियर वॉर की जो बोगी है, हम इससे डरने वाले नहीं, और अगर करेंगे तो उसका अंजाम भी भुगतेंगे वो। अच्छा सर, न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर हम बात ही कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब कब लॉन्च किया जाता है, अगर कभी होता भी है तो किन सिचुएशंस में होता है? देखिए, आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना बिल्कुल एक गलत बात है। ओके। उसका जो हम अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, और उसका जो असर है वो आने वाली पीढ़ियों तक चला है। तो अगर कोई देश सोचता है कि वो आज के टाइम पे न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा तो ये सोचने वाली बात नहीं है। पर हाँ, इट इज़ ए वेपन ऑफ थ्रेट कि भाई उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इसलिए शायद दूसरा डर जाए। तो अभी आप रूस और यूक्रेन को देखिए, रूस के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या उसने यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल कर दिया? नहीं किया, करेगा भी नहीं कभी। क्योंकि जो उसका अंजाम है वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, मैं कहूँगा। क्या मतलब अगर न्यूक्लियर वेपन कोई यूज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है? उसका इम्पैक्ट है कि मतलब हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, और उसका असर आज ही नहीं रहेगा, उसका असर तो 1 साल 2 साल 3 साल तक रहेगा। क्योंकि पहले जो फ्यूजन होगा
फिर फिशन होगा, फिर वो फैलेगी, फिर उसका जो न्यूक्लियर रेडिएशन होगी। तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं और उसके बारे में हल्केपन से बात नहीं की जा सकती न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो अगर न्यूक्लियर वेपन अगर कभी सोचे, अगर पाकिस्तान सोचता है, मतलब सिर्फ धमकी देता है, अगर कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करती है तो क्या अवेयरनेस हो जाती है पहले से किसी ऑपोजिट कंट्री को? देखिए, मैं जैसे पहले बता रहा हूं कि इस चीज के बारे में बात करना ही गलत है, क्योंकि कोई मुल्क आज के या कोई भी देश आज के टाइम पे इस्तेमाल नहीं करेगा। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि किन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। जो P5 है, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास है। उसके अलावा इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, कहते हैं इजराइल के पास है। अब इन सब के सब लोगों ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसका भी सिग्नेचर, वो भी सिग्नेटरी हैं। उसके बाद उनके स्टॉक पाइल रिडक्शन के भी सिग्नेटरी हैं। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल ही ऐसे मुल्क हैं जो इसके सिग्नेटरी नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है कि क्या उन्हीं 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन रखने का हक है? नहीं, हम कहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए हमें भी है। पर इंडिया ने एक बहुत अहम प्रॉमिस या गारंटी दी हुई है, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि हम कभी भी पहले देश नहीं बनेंगे जो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। तो ये इस बात से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारा डॉक्ट्रिन है, ये हमारी पॉलिसी है और ये हमारा देश धर्म है। सर, क्योंकि पाकिस्तान में अलग अलग न्यूज़ फैली अभी, जो वॉर मतलब जो भी अभी हुआ चीज़ें हुई, उसमें प्रोपेगेंडा जब फैलता है तो लोगों की सोच भी बदलती है। चेंज होते हैं लोग। उसको आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान में ऐसे कैसे काम करता है? देखिए, प्रोपेगेंडा का एक बहुत अहम रोल होता है जी, किसी भी जंग में, जंग से पहले, जंग के बाद, जंग के दौरान। जी। अब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में चले जाइए, तब प्रोपेगेंडा कैसे होता था? तब प्रोपेगेंडा पैम्फलेट से होता था, हवाई जहाज से पर्चे फेंके जाते थे, एक अफवाह फैलाई जाती थी, गलत बात की जाती थी। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा, तो उसको प्रोपेगेंडा होता था। अब जैसे टाइम चेंज हो गया, उसका नाम हमने बदल के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर दिया। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है? आप चाहे उसको गलत खबर फैलाएं, चाहे ब्रॉडकास्ट करें, चाहे उसको प्रिंट मीडिया से लाएं, या कोई गलत स्टेटमेंट दें, क्योंकि कोई स्टेटमेंट है उसकी रिएक्शन तो होनी है, कोई बात निकलेगी तो उसका रिएक्शन भी होगा। पर आज के टाइम में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया और वो ऐसा है जिसका कि एक इंस्टेंट में पूरा जो मैं कहूँगा असर है वो देखने को मिल जाता है। आप ट्वीट कीजिए, आप व्हाट्सएप भेजिए, आप टीवी पे बोलिए, तो 2 सेकंड या चंद सेकंड लगते हैं और वो पूरी दुनिया में बात वायरल हो जाती है। करेक्ट है। और एक और चीज़ है कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे जो भी है, एक बार बात गई उसको आप रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है, तो वो भी चली गई बात। जी। अब इसका जो आपने टीवी चैनलों पे देखा, पिछले 7 दिनों से बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है, हमारी तरफ से दूसरी स्टेटमेंट आ रही है। अब उसमें सच्चाई क्या है, यह बात आप याद रखिए कि किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में जो सच्चाई है, जो सच है, वो फर्स्ट कैजुअलिटी होता है किसी वॉर की, क्योंकि सच तो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि लड़ाई के टाइम में सिर्फ 2 साइड हैं और हर किसी को दिखाना है कि वो जीत रहा है। और वो कैसे दिखाएगा? वो कुछ स्टेटमेंट्स दे के दिखाएगा। ये अलग बात है, जैसे अभी हमने उसका एविडेंस दिया, वो भी सोशल मीडिया पे एकदम वायरल हो गया। हमारे DGMOs ने दिखाया कि हमने यहाँ हमला किया, जो पहले पाकिस्तान नहीं मान रहा था। हमने बोला देखिए हमने यहाँ पे हमला किया और ये तबाह कर दिया। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, अभी तक उसका कोई मैं कहूँगा एग्जाम्पल नहीं दिया या उदाहरण नहीं दिया। और यही बात अगर एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से पूछी गई थी एक टीवी चैनल पे, तो वो भी जवाब नहीं दे पाए थे, क्योंकि उन्होंने पूछा उनसे कि आप बताइए, तो उनके पास कोई उसका जवाब ही नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये बहुत एक पोटेंट टूल है, और आजकल के ज़माने में जहाँ पे सच्चाई जो है वो छुपाई जाती है, गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और वॉर में ये ज़रूरी है?
हाँ, कुछ हद तक ज़रूरी है, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों तरफ है। पर बिल्कुल सच्चाई जैसे मैंने बोला, आज नहीं तो बाद में निकल जाएगी। तो जैसे आपने बताया कि पहले पेपर्स पे फेंके जाते थे, हाँ प्लेन से फेंके जाते थे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, हाँ तो वो मिसलीड करने के लिए। हाँ, मिसलीड करने के लिए बिल्कुल, कि आप बताएं कि भाई हमारी सेना इस जगह पर इकट्ठी हो रही है, हाँ। पर एक्चुअल में इकट्ठी कहीं हो रही है, हमला वहां से ओके। होगा जा करके, यहाँ से ना हो करके। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, ये वॉरफेयर के टैक्टिक्स होते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा सर, क्योंकि आप कारगिल की लड़ाई में थे, मैं जानना चाहूंगी अगर कारगिल में और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, या अगर वॉर भी होती है, तो इन दोनों सिचुएशंस में कितना फर्क है? पहले मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं कारगिल युद्ध के दौरान में सेना मुख्यालय में पोस्टेड था, तो मैं फ्रंट पे नहीं था, पर मुझे ओके। मालूम है कि वहाँ क्या हुआ। जी। देखिए, कारगिल की लड़ाई और अभी का जो मैं कहूँगा पिछले 5-6 दिनों का स्टैंड ऑफ था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें हम सरप्राइज्ड हुए थे, हमें नहीं मालूम था कि उन्होंने आकर के फॉरवर्ड पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली। और जब चंद एक वहाँ पर इंसिडेंट हुए, तो जब पाकिस्तान को बताया गया तो उन्होंने कहा हमारे तो सैनिक है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो ये तो मुजाहिद लोग हैं, ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं। हाँ। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा तो ये रिवील हुआ कि ये तो उनके सैनिक हैं। शुरू में उनके सैनिक अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, हाँ। फिर धीरे धीरे उनकी डिप्लॉयमेंट्स पता लगी, और जैसे ही वहाँ पर मैं कहूँगा लड़ाई बढ़ी तो एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन हमने देखा। तो ये एक जो डिफरेंस है हाँ। तब और अब में था। दूसरी बात है, तब भी इंडिया ने सिचुएशन को एस्केलेट नहीं किया था, पर क्योंकि वो आकर के उन्होंने हमारी ऐसी जो ऊंचाइयां हैं जिनको कि हम सर्दी के महीनों में ऑक्यूपाई नहीं करते, हम पीछे हट जाते हैं, और ये एग्रीमेंट था हम दोनों की साइड पे। उनकी साइड वाले वो भी पीछे चले जाते थे, हम भी पीछे चले जाते थे। तो उस साल उनके लोग आकर हमारी जो पोजीशंस थे उन पे आकर के बैठ गए। अब उनको वहाँ से निकालना या उनको वहाँ से हटाना हमारे लिए एक बहुत मैं कहूँगा लाजमी था, ज़रूरी था, क्योंकि उससे हमारे पूरे के पूरे जो कारगिल और जो श्रीनगर से जो लद्दाख को रास्ता जाता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता था। जी। तो उस टाइम जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किए, शुरू में आपने देखा होगा वो बिल्डअप हुए, और जब बिल्डअप हुए तो फिर फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस हुए, और उसका असर भी हुआ। तो उसकी तरफ से फिर पाकिस्तान ने जो झूठ का सहारा लिया था वो उजागर हुआ, दुनिया को पता लगा उसके बारे में, और फिर इंडिया ने जब वहाँ पे जो ऊंचाइयाँ हैं उन पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। और एक बात आपको मैं बता दूं आपके ज़रिए कि जब हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें कैजुअल्टीज़ ज़्यादा होती हैं। तो फिर क्योंकि वो ऊंचाइयाँ थी, माउंटेन वॉरफेयर तो और भी मुश्किल है, तो हमने जब धीरे धीरे जा कर के वहाँ पे कब्ज़ा किया तो हमारी तरफ से भी कुछ कैजुअल्टीज़ हुई, पर पाकिस्तान को फिर मुँह की खानी पड़ी। और उसमें भी फिर अमेरिका बीच में आया, और उनके जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे उन्होंने उस टाइम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया। नवाज शरीफ गए, और 4 जुलाई जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन जो कभी भी मीटिंग नहीं करते हैं उस दिन बुला करके उनको लताड़ा गया कि जाइए और लड़ाई बंद कीजिए, और तब इस लड़ाई जो कारगिल की लड़ाई है तब वो बंद हुई थी। ओके। अच्छा सर, मैं बात करूं हमारी इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में, अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हमारी आर्मी में अलग है? देखिए, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक रूल ऑफ लॉ अबाइडिंग वाले जी कंट्री हैं, वो सबसे बड़ा फर्क है। इन द केस ऑफ आर्मी, द पाकिस्तान, इट इज़ नॉट, पाकिस्तान डजंट ओन दैट आर्मी, दैट आर्मी ओन्स पाकिस्तान। कि मतलब पाकिस्तान आर्मी समझती है कि वो देश उसका है, वो जो चाहे वो कर सकती है वहाँ पे। और जो अभी तक हालात बने हैं 1948 से आज तक, वो पाकिस्तान आर्मी ही जिम्मेवार है पाकिस्तान को युद्ध में घसीटने के लिए। और उसका अंजाम भी आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आप सबने देखा है कि हर बारी जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूं
वॉर जोन की, कि जब वॉर होती है हम्म। तो सोल्जर्स का क्या माइंडसेट होता है उस समय? देखिए, सबसे पहले तो जो सोल्जर्स हैं वो उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि लड़ाई का वो दिन आ गया जब उनकी काबिलियत के ऊपर जो उन्होंने अभी तक सीखा है या जो मोटिवेशन पाई है, तो उसका अब मैं कहूँगा कि उसका प्रणाम देना पड़ेगा, उसको आपने दिखाना है। जी। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरी बात, फिर जो सीनियर कमांडर्स हैं वो जो प्लानिंग करते हैं, अब डिपेंड करता है कि जो डिफेंसिव वॉरफेयर है या ऑफेंसिव वॉरफेयर है, उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं। अगर डिफेंसिव है तो दुश्मन का कोई भी इंट्रूजन है या उनका चाहे जो सेना है उसको अपने इलाके में नहीं आने देना, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। जी। और ऑफेंसिव है तो हमने जाके किस इलाके को कब्जा करना है उसकी तैयारी होती है। जी। उसके लिए हथियार जो हैं वो साजो सामान है, उसकी तैयारी होती है। फिर जो कोई भी आज की डेट में जो लड़ाई है वो तीनों सेना के अंग हैं वो मिल करके करते हैं, तो उसकी प्लानिंग होती है। और फिर जब डी डे आता है, जब उसका मैं कहूँगा अगर कब्जा करने की बात है, तो जब मौका आता है तो उस दिन पूरा जो आपकी जब अभी तक की जो सिखलाई है, ट्रेनिंग है, उसका निचोड़ सामने आ जाता है। सर माइंडसेट क्या होता है, मतलब कोई अगर जैसे आपने बताया कि मोटिवेटेड रहते हैं, हाँ। तो मोटिवेशन के लिए उनको कोई मोटिवेशन टॉक्स दी जाती है या क्या ऐसा दिया जाता है जो उनको पता है कि मुझे डेथ फेस करनी है? देखिए, अगर कोई कहे कि मैं लड़ाई से डरता नहीं हूं तो वो गलत बात है। हाँ। बट क्योंकि आपका एक बड़ा आर्मी में एक शब्द हम यूज़ करते हैं, नाम, नमक और निशान। तो अब वो टाइम आ गया है अपने नाम को अपहोल्ड करने का, जो नमक आपने खाया है उसका नतीजा दिखाने का। और निशान क्या है? सिंबल। एंड व्हाट इज अ सिंबल? द सिंबल इज योर यूनिट, योर कंट्री, देयर फ्लैग्स, यू हैव टू अपहोल्ड इट। तो नाम, नमक और निशान है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और लड़ाई के टाइम में कोई कॉवर्ड नहीं बनना चाहता, कोई पीछे नहीं रहना चाहता जी। बिल्कुल जोश के साथ आगे बढ़ते हैं सब के सब। ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा खूबी है, एक मोटिवेशन है, दैट यू नो दैट यू आर गोइंग इनटू समथिंग व्हिच इज अनसर्टन, पर आप उसके लिए तैयार रहते हैं, मेंटली तैयार रहते हैं। ओके सर, अगर मैं बात करूं तो कारगिल में आर्मी की क्या स्ट्रेटेजी थी? देखिए, कारगिल को हुए अभी करीब 25 साल हो गए। उस टाइम हमारी स्ट्रेटजी जैसे अभी थी, उनके जो लोग हैं वो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पे आके ऑक्यूपाई जिन्होंने कर लिया था, उनको वहां से पीछे खदेड़ना था, बस यही हमारी मेन स्ट्रेटजी थी। नहीं, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी थी? पाकिस्तान की तो थी कि भाई वो आकर के हमारे इलाके पे कब्जा करके बैठ गए थे, और वहां से वो जो जम्मू से लेकर के ले तक का है, जो कारगिल हाइट्स है, अगर आप उस इलाके में गए होंगे तो वो हमारे मूवमेंट्स को इंटरफेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, जब एक वॉर होने वाली होती है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, मतलब पीछे अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड में? तो देखिए, बैकग्राउंड में बहुत तरह की हरकत होती है। जवानों का आना जाना लगा रहता है, जवानों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी होती है, हथियारों की तैयारी होती है, जो आने होते हैं, जो कमी पेशी होती है वो पूरे होते हैं, जो मैं कहूँगा आर्म्स एमुनेशन है उसकी कमी होती है तो वो पूरी की जाती है। तो ये सब तैयारी चलती रहती है। और ये जो एक अनसर्टनिटी रहती है वॉर से पहले की, जब वॉर स्टार्ट हो गया तो वो अनसर्टनिटी खत्म हो जाती है। आपको मालूम है अब तो लड़ाई चल रही है, तो आपने लड़ाई के लिए पूरी की पूरी तैयारी करनी है, तो आप अपनी पोजीशन में चले जाते हैं, और फिर जैसे भी आगे आदेश मिलता है या हुक्म मिलता है, फिर आप अपने आप को लॉन्च करते हैं। राजस्थान में बहुत गर्मी रहती है। हाँ। तो गर्मियों में भी कुछ कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ दिया जाता है? हाँ, मतलब उसमें ठंडे कैसे रहें, उनके जो बैरक्स हैं या जो उसके लिए मेजर लिए जाते हैं, जवानों को एजुकेट किया जाता है कि गर्मी से कैसे बचाव करें अपना। उसी तरह से जो हाई ऑल्टीट्यूड में जब जवान होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत होती है जवानों के एजुकेशन की, स्पेशली वहाँ पे जो बर्फ़ है तो बर्फ़ के अंदर फ्रॉस्ट बाइट होती है, बर्फ़ के अपने जो मैं कहूँगा बीमारियाँ होती हैं उससे बचना है हाई एल्टीट्यूड में। और जैसे हार्ट है या बाकी लंग्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो उसकी सिखलाई दी जाती है कि उससे कैसे बचा जाए, कैसे गर्म रहा जाए, और
कैसे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखा जाए, तो ये सब चीज़ें जो बताई जाती हैं वहाँ पर। अगर गर्मियों की बात करूं तो कैसे काम करते हैं? उसमें जो कपड़े होते हैं हल्के फुल्के होते हैं, ज़्यादा लोड नहीं करते अपने आप को, जो गर्मी का टाइम है उस टाइम ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना, सन में एक्सपोज नहीं करना, तो ये सब बातें होती हैं। और उसी तरह से अगर मैं आपको हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो चंद एक जैसे हथियार कैसे हैंडल करने हैं। आप जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो आप अगर राइफल के लोहे के पार्ट को टच भी करें तो आपका जो स्किन है वो उसके साथ चिपक जाती है, वहीं रह जाती है, तो चिल ब्लेंस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का जब तक आप जवान को समझाएंगे नहीं, सिखलाएंगे नहीं, तो तब तक कैसे पता लगेगा। एक चॉकलेट की भी न्यूज़ आई है कि चॉकलेट भी खिलाई जाती है उनको। चॉकलेट ही नहीं, वहाँ पे जो मैं कहूँगा हाई कैलोरी जो खाना है वो दिया जाता है जवानों को, ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, चॉकलेट्स दी जाती हैं, चॉकलेट पाउडर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो जब सर्दी होती है तो बॉडी उसको फाइट करती है, उसमें रहने के लिए बॉडी को गर्मी चाहिए, तो उसके लिए यूनिट हाई लेवल ऑफ, मैं कहूँगा, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें दी जाती है। पर आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि वहाँ पे मन ही नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आप वहाँ पे हो तो, बट यू नीड मेजर एक्सरसाइज एंड अदर थिंग, तो वहाँ इन सब खाने का मन भी नहीं करता, पड़ा रहता है सामान बहुत। अच्छा। हाँ। और अच्छा, वॉर के टाइम पे मैं पूछ रही थी, अच्छा सर, वॉर के टाइम पे क्योंकि सबको मुस्तैदी होनी चाहिए कि सब लोग देख रहे हैं, तो एक स्लीप भी बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो कैसे राउंड बाई राउंड्स होते हैं, मतलब हाँ, कैसे उनकी स्लीप पूरी की जाती फिर है? एक ड्यूटी रोस्टर सा बन जाता है कि भाई जो जवान है, वैसे तो जब बिल्कुल जरूरत होती है तो सभी आ जाते हैं, हमला जब करना है तो सभी तैयार होंगे, पर जब जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें जवानों को बोला जाता है कि अब आप सो लीजिए, या उसमें भी कई बार बिल्कुल अपनी वर्दी के अंदर ही सो जाते हैं, जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है, घंटा 1.5 घंटा। तो ये है, और इसके लिए हम पीस टाइम में ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग करते हैं कि भाई जो ट्रेनिंग चलेगी तो 3 दिन रात को लगातार ट्रेनिंग चलेगी, 4 दिन लगातार चलेगी, इसीलिए एक्सरसाइजेज होती हैं। ट्रेनिंग कितनी, जब आपकी भी ट्रेनिंग हुई होगी तो कितनी टफ रही होगी? ट्रेनिंग तो टफ है, तभी तो ये सब चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। क्या क्या करवाते हैं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में पहले तो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, हाँ। फिर आपकी वेपन ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी टैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, इन सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। फिर आप जिस लेवल के आप कमांडर होते हैं, आप बढ़ते जाते हैं आगे, उसी तरह से आपकी ट्रेनिंग भी बढ़ती रहती है। अगर आप कोई सोचते हो कि आर्मी में ज्वाइन करके आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो ये बहुत गलत फहमी है। पढ़ाई भी करनी पड़ती हाँ, है? बिल्कुल करनी पड़ती है। एग्जाम भी देना होता होगा? हाँ, प्रमोशन के लिए भी एग्जाम देने पड़ते हैं। सर, जाते जाते मुझे जानना है कि ये जो सिचुएशन अभी जो भी बनी, जो भी हुई, क्या अब वो एस्केलेट होगी? क्या अभी वॉर होगी फ्यूचर में? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन दिया कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, और ना ही हमने वॉर का डिक्लेरेशन किया है। पर ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। अगर आतंकवादियों ने हमारे ठिकानों पे या हमारे लोगों के ऊपर हमला किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये आज की स्टेटमेंट है। अगर एस्केलेट पाकिस्तान करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। करेक्ट। तो यही पूरा तात्पर्य है, या मैं कहूँगा निचोड़ है अभी तक के हालात का। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट हमको दिया। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।